नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे बीजेपी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि 6 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि बीजेपी की स्थापना कब हुई, और बीजेपी से पहले भी एक पार्टी हुआ करती थी, उसी से कहते हैं कि ये बीजेपी निकली हुई है, तो उस पर भी बात करेंगे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे और इसका सफ़र किस तरह से शुरू हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी ने बहुत नीचे से उठकर पार्टी आई हुई है और आज आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। हमारे देश में आप देखिए एक तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक छत राज कर रही है। 2014 में आपने देखा है भारी बहुमत मिला, 2019 में उससे भारी बहुमत मिला। समझ रहे हैं आप लोग भी एक तरह से मोटिवेशन ले सकते हो बीजेपी से कि अगर आप लोग मेहनत करते रहते हैं तो आपको सफलता मिलना तय रहती है। और एक बात और याद रखिएगा, बीजेपी से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से बाकी पार्टियों को भी कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए फुल टाइम की राजनीति करती है बीजेपी। और बाकियों को देखते होंगे आप लोग कि जिस समय चुनाव होता है उसी समय ये लोग घर से निकलते हैं। और बीजेपी को देखा होगा आप लोगों ने कि एक चुनाव का रिजल्ट आता है, दूसरे चुनाव में दूसरे दिन से ही अपना प्रचार प्रसार करने लगते हैं। मैं बीजेपी की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे देश की राजनीति की हकीकत है। उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, बिहार, राजस्थान, किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए और दूसरी पार्टियों को उठा के देखिए, और आप देखिए राजनीति में रणनीति बहुत कारगर होनी चाहिए और एकता बहुत जरूरी होनी चाहिए। तो बीजेपी में अभी तक तो आप देख रहे हैं एकता ही दिख रही है। और बीजेपी में अगर आप देखें तो कुछ नाम आप जानते होंगे, अमित शाह को तो आप लोग जानते ही होंगे, जेपी नड्डा साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, और आप देखेंगे मोदी साहब हो गए आपके अभी वर्तमान में। और देखिए भारत में एक तरह से काफ़ी राज्यों में इसका शासन है और केंद्र में इसकी सत्ता है। और मैं एक यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितना मेरा राजनीति में अनुभव है, राजनीतिक विश्लेषक कह सकते हैं, जिस तरह से आप सोचिएगा कि अगर विपक्ष की यही हालत रही तो एक लंबे समय तक आगे पीछे बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। 2024 छोड़िए आप लोग, 2029 छोड़िए आप लोग, 2035 34 तक आपको कुछ नहीं दिखाई देने वाला है। 34-35 तक भी कांग्रेस या बाकी विपक्षियों को एकता दिखानी होगी। समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप देखिए बीजेपी ना, ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ी बात है। बीजेपी में नहीं, 1977 में आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होता है, चुनाव होता है, तो कई पार्टियों ने आपने देखा होगा गठबंधन करके कांग्रेस को हराया हुआ था। और आप देखिए कि अभी बीजेपी को बहुमत मिलने लगा, उससे पहले इसने गठबंधन करके कांग्रेस को बाहर किया सत्ता से। समझ रहे हैं आप लोग। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसका आप लोगों को कमल चुनाव चिन्ह है और आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे गया है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है 6 अप्रैल 1980 को, लेकिन इससे पहले 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और आप सभी जानते हैं कि जनसंघ से ही निकली पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी। 1975 से 77 के बीच आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और 1977 में लगे इमरजेंसी के बाद जनसंघ ने 3 अन्य पार्टियों के साथ मर्ज हो गई और जिसका नाम जनता पार्टी कर दिया गया। तो इसका 1977 में नाम क्या पड़ गया? जनता पार्टी पड़ गया। और इमरजेंसी के दौरान जब कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया था कि तब जनता पार्टी टूट गई और 1977 के चुनाव में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बन जाती है। और आप देखिए कि गठबंधन की सरकार थी पहली, गैर कांग्रेसी सरकार। हालांकि कुछ मतभेद रहे और आप सभी जानते हैं गठबंधन बड़ी मुश्किल से चल पाता है 5 साल। तो कुछ समय के बाद 1979 तक जनता पार्टी टूट जाती है और 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी का गठन होता है और वाजपेयी ने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया था। और आप सभी जानते हैं इसकी विचारधारा की बात करें तो हिंदुत्व की बात करती है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में 370 हटाने की बात की हुई थी, उसे हटा चुकी है। फिर आप देखिए आप लोग बड़ी एकता की बात करती है, सबके विकास की बात करती है। समझ रहे हैं आप लोग, पुरानी संस्कृति की बात करती है। अगर बीजेपी और संघ की बात करें हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि इसका उद्भव पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ है।
लेकिन इस पर पक्ष और विपक्ष के विश्लेषणात्मक तब मत आते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही बीजेपी को अनगिनत नेता और कार्यकर्ता दिए हैं, और इसलिए बीजेपी को समझने के साथ ही संघों को और संघ की कार्यप्रणाली को समझना भी आवश्यक है, और ये जानना भी कि किस तरह से आज भी बीजेपी और संघ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संघ की विचारधारा देश को लेकर पूर्णतः स्पष्ट रही है। यदि इसे हिंदुत्ववादी संगठन कहें तो कहीं से गलत नहीं होगा। राष्ट्रवादी का जनक संघ की ही वो बीज है, और जिससे आज भी बीजेपी का कमल खिला हुआ है। और मोदी साहब को देखिए, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए, आरएसएस से निकले हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग, बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो आरएसएस से निकले हुए नेता हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तरह से ये मान लेना चाहिए आप लोग को, क्योंकि इसी से निकली हुई पार्टी है आपकी क्या, बीजेपी। और अगर जनसंघ की बात करें हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी नागपुर में, और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके फाउंडर थे के.बी. हेडगेवर, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और अभी अगर वर्तमान बात करें तो मोहन भागवत साहब है, ठीक है। अगर हम लोग बीजेपी के चुनाव चिन्ह की बात करें तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा बीजेपी को अप्रूव्ड चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग निर्धारित करता है किस पार्टी को क्या चिन्ह मिलना चाहिए। आपसे सुझाव मांगेगा फिर वो देगा। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। इसे यदि पार्टी के खुद के विचारों से समझा जाए तो इस चुनाव चिन्ह में से राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो पहचान है उसे मजबूती मिलती है। बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा कल्चरल नेशनलिज्म है, मतलब कि बीजेपी भारत की संस्कृति को बनाए और बचाए रखने की दिशा में काम करती है। जैसे बीजेपी में आप सभी जानते हैं गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि ये भारतीयों के लिए पवित्र जानवर है। इसी तरह ये पार्टी यूरोप के सेक्युलरिज्म के बहिष्कार को भी प्रमोट करती है। हमारे मंदिर मस्जिदों को बनाने की बात करती है। मंदिरों को मस्जिदों को कहाँ से, ठीक है। हिंदुत्ववादी एक तरह से पार्टी आप लोग कह सकते हैं। पार्टी के मुख्य उद्देश्य भारत को इसके प्राचीन सभ्यता और वैल्यूज के साथ आगे बढ़ाते हुए विश्व शक्ति बनाना है। पार्टी एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहती है जो कि सभी नागरिकों को कास्ट, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक स्तर पर समान अधिकार दे। अन्य शब्दों में कहें तो बीजेपी स्वयं को सभी दिशाओं में एक में भारत का प्रतीक मानती है, और जिनमें इसका चुनाव चिन्ह भी शामिल है, जो संस्कृति और विद्या की देवी सरस्वती का भी प्रतीक है, जिनके एक हाथ में भगवत गीता भी रहती है। और आप सभी को मान लें, आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए बीजेपी मुस्लिमों को कम ही टिकट देती है। आप लोग अगर उठा के देखेंगे तो गिने चुने मिलेंगे आपको, और गिने चुने मिलेंगे जो आप सोचिए बीजेपी के काफ़ी एक तरह से सपोर्टर हैं। और आप सोचिए कि मरना उसे मालूम रहता है कि बीजेपी को मालूम है कि मुस्लिम उसे वोट नहीं देगा, इसलिए आप देखिए गुजरात में तो कभी एक किसी पार्टी उम्मीदवार ही नहीं बनाती है किसी को। और लोकसभा में देख लीजिए आप लोग, अधिकतर बीजेपी के जन्म से लेकर अभी तक के अगर हम लोग सफर की बात करें तो 1984 में जब 8वें आम लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, और उस समय बीजेपी एक नई पार्टी थी, इसलिए इसे केवल 2 सीटें जीत सकी थी। पहली बार इसे 2 सीटें मिली। और इसके बाद 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी प्रेसिडेंट का पद संभाला, और पार्टी ने अगले चुनाव कुछ सालों में रफ्तार पकड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि पहली बार बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, तो फिर भी हार नहीं मानी बीजेपी ने। और आप सोचिए आज कितनी 300 प्लस पहुंच चुकी है। फिर आप देखेंगे 1989 में बीजेपी ने 85 सीटें जीतकर बीपी सिंह के नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। लेकिन बड़ा परिवर्तन तब आया जब 1990 में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रामरथ यात्रा निकाली, जिसका प्रभाव अगले चुनाव में देखने को मिला। 1991 के जो 10वें आम चुनाव हुए तो इसमें बीजेपी को 120 सीटें मिली। 2 सीटों से आप समझ रहे हैं बढ़ती जा रही हैं, 120 सीटें मिली। इसके बाद 1996 में 11वें आम चुनाव हुए, इसमें 161 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी। लेकिन चुनाव में बहुमत नहीं जुटा सकी, जिस कारण अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 2 हफ्तों में से ही कम दिनों में गिर गई। 13 दिन चली थी, आप लोगों ने देखा होगा। 1998 में मिड टर्म पोल होने पर बीजेपी ने 182 सीटों के साथ जीत दर्ज करी, और एनडीए ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1 साल 1 महीने के लिए गठबंधन सरकार भी बनाई। और इसके पश्चात 1999 में 12वीं आम लोकसभा चुनाव हुए,
और बीजेपी एनडीए ने जीत दर्ज की और वाजपेयी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और पूरे 5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, तो तीन बार मुख्य प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। पहली बार 13 दिन के लिए, फिर आप देखिए 13 महीने के लिए, फिर आप देखिए पूरे 5 साल के लिए। 2004 में आप देखेंगे इंडिया साइनिंग कैंपेन फेल हो गया और जिसके कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इस बार बीजेपी को 138 सीटें मिली और ये विपक्ष में बैठे, यानी कि कांग्रेस की बुरी स्थिति नहीं रही। समझ रहे हैं आपका, देख रहे हैं 14 भी 2014 देख लीजिए, 2019 लोकसभा में विपक्ष का नेता ही नहीं है। कांग्रेस को उतनी सीटें ही नहीं मिल पाई जितना विपक्ष को चाहिए होती है विपक्ष का नेता बनने के लिए। इस तरह बीजेपी अब तक केंद्र में न केवल जगह बना चुकी बल्कि कई राज्यों में अपनी सरकार के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही थी। लेकिन तब तक बीजेपी का मुख्य कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत ही था। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में जमीन तैयार कर रही थी, लेकिन दक्षिण में बीजेपी का कोई नाम नहीं था। इसके बाद 2008 में बीजेपी का दक्षिण भारत में मुख्य धारा में पदार्पण तब हुआ जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनती है। और कर्नाटक आप देखेंगे यहाँ आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग, आज के समय में तो आप देखिए चारों तरफ आपको बीजेपी देखने को मिल जाएगी, भली सत्ता में ना हो लेकिन नाम उसका जरूर रहता है। फिर आप देखेंगे कि 2019 का चुनाव, 2009 में आपका लोकसभा चुनाव होते हैं, 15वें लोकसभा चुनाव। इसमें एक बार फिर से एनडीए हार गई, यानी कि बीजेपी को मात्र 116 सीटें मिली। विपक्ष की प्रमुख पार्टी के रूप में काम किया। लेकिन 2014 का साल बीजेपी के लिए एक सुनहरा वर्ष बनकर आया जिसमें एक नया इतिहास रच दिया और बीजेपी को पहली बार 282 सीटें मिली और एनडीए को कुल 336 सीटें मिली। इस तरह पार्टी ने 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया और पहली बार आप देखिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला अकेले दम पर। और नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता सौंपी गई। और आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े धुरंधर 2014 में लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। मोदी की लहर ही इस तरह से चल रही थी। अगर आप देखिए मोदी की लहर पर कोई भी चुनाव लड़ गया तो कहते हैं कि वो भी चुनाव जीत गया, जिसका कोई जनाधार ही नहीं था। फिर आप देखेंगे 2019 के आम लोकसभा चुनाव होते हैं और इसमें 303 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज करती है और इसके नेतृत्व वाली राजद यानी कि जो एनडीए है इसमें 543 लोकसभा सीटों में से 352 सीटों पर दर्ज की भारी बहुमत आप देखिए बीजेपी को हासिल होता है। और आपको बता दूं कि एनडीए देखिए बीजेपी के सहयोगियों को मिलाकर बोला जाता है। यूपीए आप देखिए जो कांग्रेस के सहयोगी दल है ना, कांग्रेस को मिलाकर बोला जाता है। तो अभी तक आप देख रहे हैं बीजेपी काफ़ी अच्छी मजबूत पार्टी हो चुकी है। और जनसंघ के अध्यक्षों की बात करें तो 1951 से 52 तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहते हैं। 1954 में पंडित मौलीचंद शर्मा रहते हैं। 1955 में पंडित प्रेमनाथ डोंगर रहते हैं। 1956 से 58 तक आचार्य डीपी घोष रहते हैं। 1965 में आप देखेंगे श्री वछराज व्यास रहते हैं। 1966 में श्री बलराज माधोक रहते हैं। 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहते हैं। फिर आप देखेंगे 1969 से 71 तक अपने अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं और अच्छे प्रधानमंत्री थे। फिर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में बन जाती है, तो 1980 से 86 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष रहते हैं। तो याद रखिए स्थापना के समय अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष थे। 1986 से 90 तक लाल कृष्ण आडवाणी रहते हैं। 1991 से 93 तक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी रहते हैं। 1993 से 98 तक श्री लाल कृष्ण आडवाणी रहते हैं। 1998 से सन 2000 तक श्री कोसाभाऊ ठाकरे रहते हैं और सन 2001 से 2001 श्री बंगारू लक्ष्मण रहते हैं। 2001 से 2002 तक श्री के जे जन कृष्णमूर्ति रहते हैं। 2002 से 2004 तक एम वेंकैया नायडू साहब रहते हैं। 2005 से 4 से 5 तक लाल कृष्ण आडवाणी रहते हैं। 2005-6 में 5 से 9 राजनाथ सिंह रहते हैं। 2010 से 13 तक नितिन गडकरी रहते हैं। 2013-14 में राजनाथ सिंह रहते हैं। और फिर आप देखेंगे 2014 से 20 तक अमित भाई शाह रहते हैं। और आप समझिए कि अगर कांग्रेस बीजेपी को सबसे ज़्यादा सफलता किसी के कार्यकाल में मिली तो वो है कौन? अमित शाह। ठीक है। और 2020 से अभी तक आप सभी जानते हैं जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा साहब रहते हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि जेपी नड्डा ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो यही बीजेपी की सफलता है। और आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोग इसके लिए न्यूज़पेपरों से जुड़े रहा करिएगा, फॉलो करते रहा करिएगा। ठीक है।